हाँ सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप सिविल सर्विस कर रहे हैं तो ज़रूर से जुड़ें सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल से। सीसेट की क्लास आपको मिस नहीं करना है और डाउनलोड द सौरभ पांडे सीएसई ऐप। उस ऐप के अंदर आपको सारी जो जैसा भी हमारा एग्रीकल्चर ऑप्शनल चल रहा है, उसके बाद एआरसी रिपोर्ट्स हैं, उसका कोर्स है आपके पास, एनसीईआरटी का कोर्स जल्द आने वाला है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे आकलन सीरीज़ है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एडवांस करंट अफेयर्स की, जिसमें टोटल 50 टेस्ट हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप जुड़ सकते हैं सौरभ पांडे सीएसई ऐप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है, इंडिया ऑन गोलान हाइट, देन इंडस्ट्री एंड हायर एजुकेशन, रेड होल माइनिंग, इंडिया एंड G20, ड्रोन एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। ये एक टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है। पेरिस क्लब क्या है, फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या है, प्रायोरिटी इन COP28 और फिर मेंस का क्वेश्चन है। तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स आज भी अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो पब्लिश हुए हैं। और कुछ चीज़ें मैंने आप लोग को हाईलाइट की है कि आप लोग थोड़ा सा रूटीन सही करें। एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है, रूटीन सही करके सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, सेशन को लाइव देखने की कोशिश करें। जैसे सुबह का 5 बजे का सेशन सुबह एग्जैक्ट 5 AM को आ जाता है, तो आपको सुबह उठने की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। ये छोटे छोटे चेंजेस अपने लाइफ में करना ज़रूरी हो जाता है। क्वेश्चन आज का देख लो, 10 नंबर का प्रश्न है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर। कृषि में ड्रोन के उपयोग को समझाइए। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आज भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको लिख देना है। कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल इस नंबर पे मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। सौरभ पांडे सीएसई ऐप डाउनलोड कर लेना है और इसमें अभी एग्रीकल्चर ऑप्शनल चल रहा है। प्लीज़ इसको अगर आपने अभी तक ऑप्शनल नहीं किया है तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जुड़ने से पहले आप मुझे पहले इस नंबर पे मैसेज ज़रूर से करें, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शनल है एग्रीकल्चर ऑप्शनल की अगर हम बात करें, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी आपके लिए रास्ता ओपन हो जाता है और ईजिली आप कर सकते हो। देखो हम लोगों ने लगभग 15 या 16 लेक्चर पेपर 2 के हो चुके हैं, पेपर 1 हमारा हो चुका है। और इसमें आपको मैं बुकलेट भी दूंगा, प्लस आपके जो नोट्स हैं वो तो रहेंगे ही, साथ में पूरे का पूरे जो चैनल मतलब पूरा जो कंटेंट है, क्लासेस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इस कमिंग संडे को आपका जो 7th टेस्ट है एडवांस करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का, टोटल 50 में से 7th टेस्ट इस संडे को 9 बजे शेड्यूल्ड है। टेस्ट 3 और टेस्ट 4 की PDF मैंने डाल दी है। 5 AM सीरीज टिल 23 नवंबर 2023 की PDF आपको मिल जाएगी। तो ये भी सब कुछ आपका प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑन एडवांस करंट अफेयर्स, जो भी इस कोर्स को जुड़ेंगे वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। ARC रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि इस रिपोर्ट को प्लीज़ मिस नहीं करना है। एथिक्स इन गवर्नेंस है, टेररिज्म है, उसका सोशल कैपिटल है, और उसके बाद रिपोर्ट ऑन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सारी रिपोर्ट्स मैंने कवर कर ली हैं। GS2 GS3 के लिए बहुत अल्टीमेट, GS4 के लिए एथिक्स वाले पेपर के लिए बहुत अल्टीमेट रिपोर्ट्स हैं। पढ़ें खुद से नोट्स बनाएं, और ये सब कुछ आपको सौरभ पांडे CSE ऐप है के अंदर। प्राइस भी इसका 899 है, प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। इंडिया बैक्स UN रिजोल्यूशन अगेंस्ट इजराइल फॉर नॉट लिविंग सीरियन गोलान। चलो इसमें हमारे लिए जो एक टॉपिक बन के आता है वो है कि एक यूनाइटेड नेशन का जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन है, इंडिया ने एक प्रकार से जो इज़राइल गोलान हाइट को लीव नहीं कर रहा है, तो उसके मतलब आप कह सकते हैं अगेंस्ट के मतलब इज़राइल के अगेंस्ट वोटिंग की है। अब इसमें देखो कई स्ट्रेटजिक चीज़ें हैं, जैसे इस समय एक परसेप्शन बिल्ड हो रहा है कि इंडिया पूरे तरीके से इज़राइल की तरफ इंक्लाइंड है, ये एक मैसेज जा रहा है। प्लस जो भी स्थिति अभी बनी है, तो एंटी इज़राइल सेंटिमेंट अरब वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, और उसमें इंडिया को भी अपना एक स्पेस क्रिएट करना है। अभी इज़राइल के साथ आप पूरे तरीके से इंक्लाइंड हो जाओगे तो अरब वर्ल्ड में पॉसिबिलिटी है कि फिर एंटी इंडियन सेंटिमेंट भी डेवलप हो जाए, तो उसको भी हमें हैंडल करना है, क्योंकि इकोनॉमिक सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और बहुत सारे इंडियंस जो हमारे डायस्पोरा है वो भी उस जगह पे रहते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें बैलेंस बना के रखना है, एक पॉजिटिव परसेप्शन, मतलब परसेप्शन जो है एक बैलेंस बना के हमें रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए देखा जाए, इंडिया ने वोट किया इन फेवर ऑफ ड्राफ्ट रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, जिस रिजोल्यूशन के तहत ये कहा गया कि इजराइल जो सीरिया है, वहाँ जो गोलान हाइट लोकेटेड है, उससे अभी तक विड्रॉ नहीं किया है इजराइल ने। तो इस कंटेक्स्ट में क्या एक रेजोल्यूशन है, इंडिया ने भी इस रेजोल्यूशन को फेवर किया, और ये जो एरिया है इसको इजराइल ने ऑक्युपाई कर लिया था 1967 में। तो ये रिजोल्यूशन मूव किया गया था इजिप्ट के द्वारा,
फिर कई सारे दूसरे देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और यूके, इन्होंने इसके खिलाफ वोट किया था। अब यहाँ पे अगर आपके लिए मैपिंग का एक प्रश्न आ जाता है कि गोलान हाइट लोकेटेड कहाँ है, तो अगर आप देखोगे ये सीरिया है, ये इधर लेबनन है, इधर आपका ये इजराइल है, ये सी ऑफ गैलीली करके है, और यहाँ पे आपका गोलान हाइट है। तो सीरिया और ये इजराइल का जो हिस्सा है, इनके पास ही गोलान हाइट लोकेटेड है, ऊपर लेबनान है। तो ये थोड़ा एरिया मैपिंग का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर मंथ की पूरी मैपिंग का एक वीडियो मैंने कंपाइल्ड वीडियो एक डाल दिया था, 15-20 मिनट का था, आप देखना, बहुत सारी जगहें उसमें कवर्ड है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर से गो थ्रू हो जाए, इसी चैनल के अंदर आप जाएंगे तो आपको ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर वो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ यूनिवर्सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज कैन कोलैबोरेट। किस तरीके से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं दे कैन कोलैबोरेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो इसको आप जनरली जीएस पेपर 2 के अंदर नोट कर सकते हैं, और ये टॉपिक हम लोग एडिटोरियल का ये टॉपिक है जो कि आया है, और इसमें कुछ सजेशंस मेंशन है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या हायर एजुकेशन सिस्टम है और इंडस्ट्री के बीच में किस प्रकार का कोलैबोरेशन किया जा सकता है। अब इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए, वो हमें पता होना चाहिए। पहला, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री है, दे कैन कोलैबोरेट जब वो एक शेयर्ड गोल को कैरी करे। इट मीन्स व्हाट, जैसे मान लो किसी भी प्रोडक्ट को इंडस्ट्री जो है बनाना चाहती है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत हाई लेवल ऑफ रिसर्च की ज़रूरत है। तो वहाँ पे क्या है, वो रिसर्च हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा आपका किया जा सकता है। तो जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज कर सकती हैं। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन दोनों की, हाई लेवल ऑफ कोलैबोरेशन दोनों की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा ना हो कि जैसे जनरली होता भी है, कहा भी जाता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके से है कि बच्चे पढ़ते हैं, फिर जब वो फील्ड में जाते हैं तो उतना नॉलेज काम नहीं आता है। तो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की तरफ भी देखना है। दूसरा, कल्चरल डिफरेंस भी है हायर एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ में और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज़ की अगर बात किया जाए, लाइक फॉर एग्जांपल कल्चरल डिफरेंस है बहुत सारे लेवल पे। जैसे मान लो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अगर मान लो रिन्यूएबल एनर्जी की ही अगर हम बात करें तो उसमें वो रिसर्च करते रहेंगे, लेकिन इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो देखेंगे कि अच्छा ये रिसर्च करेंगे, इससे बेनिफिट है कि नहीं, और इस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है, और यहाँ से कुछ प्रॉफिटेबिलिटी अचीव की जा सकती है, ये सब। तो यहाँ पे अगेन वी नीड अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, इवन दो कल्चरल डिफरेंस जो है वो आपके एग्जिस्ट करते हैं। फिर एक और ज़रूरी चीज़ है कि दोनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होना, दोनों चाहे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रीज़ के बीच में एक बेटर कम्युनिकेशन प्रोसेस ज़रूर से होना पड़ेगा, तभी जो इंडस्ट्री को चाहिए वो कम्युनिकेट किया जा सकता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या ऑफर कर सकता है वो इंडस्ट्रीज़ को कम्युनिकेट आपका किया जा सकता है। तो इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी दे शुड ऑल्सो बिल्ड फोकस ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई फेमस प्रोफेसर है तो किसी भी लेवल पे एल्गोरिदम डेवलप कर सकता है, और इंडस्ट्रियल जो पार्टनर है दे वांट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये देखना है कि दोनों एक दूसरे के ट्रस्ट करें, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंडस्ट्री पे करें कि अच्छा जो इनका रिक्वायरमेंट हम इनको मीट करेंगे, और इंडस्ट्री जो है वो भी ट्रस्ट करे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे कि हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो रिसर्च कैरी आउट कर सकते हैं और वो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर ट्रस्ट रहेगा तो फिर बहुत सारी जो रिसर्च है उसकी फंडिंग भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपका अलग तरीके से कर सकता है। सो ये बहुत है। तो यहाँ पे जरूरी है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दोनों के बीच में डेवलप करना। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का देखो बेनिफिट क्या होगा कि दोनों को बेनिफिट होगा, मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी बेनिफिट है, उनका जो नॉलेज है उसकी रेलेवेंसी इंक्रीज होगी, प्लस बहुत सारे रिसर्च कैरी आउट करने के लिए जो फंडिंग है, फंडिंग विल बी देयर, फंडिंग भी प्रोवाइड होगी। और इंडस्ट्रीज को है कि पूरा वेल इस्टेब्लिश्ड हाईली आप कह सकते हैं एनरिच्ड ह्यूमन रिसोर्स है, बड़े बड़े प्रोफेसर्स और ये सब हैं, तो वो एक बेटर रिसर्च कैरी आउट कर सकते हैं और उसका बेनिफिट इंडस्ट्रीज भी उठा सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज हैं कि जब हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं अबाउट द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री, तो उसमें ये पॉइंट्स याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द रैट होल माइनिंग। अभी आप देखोगे तो जो उत्तराखंड के अंदर जो हुआ है तो उसमें रैट होल माइनर्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। ठीक है, तो रैट होल माइनर्स के बारे में थोड़ा मतलब रैट होल माइनिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। ये टॉपिक आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के अंदर आप नोट कर सकते हो। इससे कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें ध्यान रखना है। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। इसमें जो जो पॉइंट्स मेंशन्ड है, तो देखो पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखना है कि
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको बैन कर दिया था अप्रैल 2014 के अंदर, 14 के अंदर बैन कर दिया गया था। एंड इसमें क्या है कि जनरली दो तरीके से जो रैट होल माइनिंग की जाती है। जैसे रैट होल माइनिंग का भी मतलब क्या हुआ कि जैसे जो चूहा होता है ना, जैसे चूहा घुसता है और खोदता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, ऐसे ही क्या होता है कि जो भी निकालना, मान लो कोल निकालना है, तो वो एक पर्सन होगा, वो धीरे धीरे अंदर जाएगा और निकालता जाएगा, और पीछे जो है जो भी चीज़, मान लो कोल निकाल रहा है, कोयला निकाल रहा है, तो पीछे भेजता जाएगा और वो आगे जाता जाएगा। बहुत रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स भी काफ़ी वायलेट होते हैं। कुछ भी मान लो पानी भर गया या एकदम से चीज़ें कोलैप्स कर जाएंगी, तो उसमें काफ़ी मतलब लॉस ऑफ लाइफ की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। दूसरा ये भी है, सेफ्टी पार्ट तो आपका ही, लेकिन लोग प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी ऐसे जो रैट होल माइनर्स के रूप में काम करते हैं, तो उनको अगर वो खेतों में काम करेंगे तो उससे कहीं 2-3 गुना ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इसलिए वो भी प्रेफर करते हैं कि चलो यार ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी, तो वो उसमें एक्सपर्टीज़ डेवलप कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 टाइप से मेनली रैट होल माइनिंग, देयर आर इट इज़ ऑफ 2 टाइप। एक तो ये है कि एक टनल लगभग 34 फीट डीप इतना टनल बना लिया जाता है, और इसमें मतलब ये टनल बना के बड़ा मुश्किल होता है इसमें ऊपर नीचे, आप कह सकते हैं कि आप आना, आगे पीछे आप आना बहुत मुश्किल आपका रहता है। और फिर धीरे धीरे एक हथौड़ा टाइप होता है, उससे फिर निकाला जाता है, जो भी कोल है उसको निकाला जाता है। ये पॉसिबिलिटी रहती है। फिर जैसे मान लो साइड में ऐसे 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 कोल निकाल के और फिर आगे की तरफ देना, तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा होता है बॉक्स कटिंग होती है। बॉक्स कटिंग में डिगिंग अ सर्कुलर और स्क्वायरिश पिट, एक गड्ढा टाइप, एटलीस्ट 5 स्क्वायर मीटर का एक गड्ढा टाइप खोदा जाता है, और लगभग 400 फीट की इसमें आप कह सकते हैं डेप्थ होती है। तो ये एक दूसरा टाइप आपका है। एंड देन वाई इट हैज़ बीन बैंड, वाई सच माइनिंग बैंड। देखो पहली चीज़ तो ये देखना है कि ये जो रैट होल माइनिंग है बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी मेघालय के अंदर। मेघालय बेसिकली 6th शेड्यूल स्टेट के अंदर आता है। जो भी स्टेट 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं, तो उनमें क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे नेशनल लेवल के लॉ होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मान लो कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973, जिसमें कई रेगुलेशंस थे कोल माइन से रिलेटेड, वो इसमें एप्लीकेबल आपका नहीं था। तो जो भी लैंड ओनर्स थे, लैंड ओनर्स के पास ये राइट थे कि उनके ज़मीन के अंदर या नीचे जो भी मिनरल्स और मेटल्स या कोल प्रेजेंट है, उसमें उन लोगों का ही राइट रहता है। तो यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उन्होंने ऐसे रैट होल माइनर्स को हायर किया, क्योंकि जो कोल है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, थिन है। तो ऐसा कोई मशीनरी नहीं यूज़ कर सकते थे। अगर मशीनरी यूज़ भी करते तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। तो ऐसे रैट होल माइनर्स का इस्तेमाल किया गया, और उसके माध्यम से जो ये थिन लेयर थी कोल की वो उन्होंने एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट आपका कर दिया। तो बहुत सारे जो लेबर आसाम, नेपाल से, बांग्लादेश से वो इस जगह पे जाते थे और रैट होल माइनिंग करते थे। देखो रिस्क बहुत हाई है, कि अब आप खुद सोचो कि एक छोटा सा ऐसा क्षेत्र टाइप है और वहाँ पे लोग जा रहे हैं, कभी पानी भर जाए, कभी वो कोलैप्स कर जाए, कई फैक्टर्स हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो जाए, कोई जहरीली गैस उधर से आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनी रहती। मान लो मीथेन ही रिलीज़ हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी बनी रहती। तो देखना जरूरी रहता है कि, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स जो है, लेबर राइट्स जो हैं, ये सब आपके अफेक्ट हो रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था, और आखिर फिर नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है 2014 के अंदर, उसने इसको बैन भी कर दिया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि मतलब सेफ्टी और हेल्थ इश्यूज तो थे ही, लेकिन इसके बाद जो ये माइनिंग की जाती थी, इससे ज़मीन भी ख़राब हो रही थी, पेड़ भी काटे जा रहे थे, और जो पानी आसपास का रहता था उसमें सल्फेट कंटेंट, आयरन कंटेंट, टॉक्सिक हैवी मेटल्स ये आपके प्रेजेंट रहते थे। ऑक्सीजन का जो लेवल है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो भी आपका रिड्यूस हो रहता था। कई प्रकार के जो हाई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी रहता था। तो देखो कुल मिला के क्या है कि जो रैट होल माइनिंग है, रैट होल माइनिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेबर को अफेक्ट करता था, उससे एनवायरनमेंट भी अफेक्ट होता था। उस माइनिंग से कई प्रकार की ऐसी चीज़ें निकलती थी जो आसपास की वाटर बॉडीज़ को अफेक्ट करती थी, और वाटर बॉडी में जो मौजूद जीव हैं वो भी मर जाते थे। तो जैसे मान लो इसमें 2 रिवर्स का नाम दिया, लूखा और मिंडूटू। ये क्या है कि इसमें पानी इतना ज़्यादा एसिडिक हो गया, बिकॉज काफ़ी सारा कंटेंट जो है इन माइंस के माध्यम से आसपास की नदियों में, तालाब में, लेक्स में पहुंचता था, और इससे जो पानी है वो इस प्रकार का बन जाता था कि वहाँ जीव कोई भी, चाहे वो
प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते थे। और ऐसी स्थिति में क्या है कि फिर वही जीव जो है उनका डिकम्पोजिशन होगा, तो जो भी मौजूद ऑक्सीजन है आपका तालाब नदी में उसका इस्तेमाल हो जाता था। एक्वेटिक जो लाइफ है उसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं बचती थी। तो ये सब स्थिति बन जाती है कि हाईलाइट करने के लिए कि जो भी आपकी रैट होल माइनिंग है इससे आसपास का जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड। अनलाइक छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, कोल जो मेघालय में वो बहुत ज़्यादा थिन है और रैट होल माइनिंग ही एक तरीका इनके लिए बचता था जिसके माध्यम से वो प्रॉफिटेबिलिटी देखते हुए इसको प्रमोट करते थे। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है रिलेटेड विद द रैट होल माइनिंग। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है G20 प्रेसिडेंसी के कंटेक्स्ट में। G20 के ऊपर काफ़ी सारे देखो मेंस के प्रश्न 2024 के अंदर बिल्कुल फ्रेम हो सकते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इस साल जब इंटरव्यू आप दोगे तो भी G20 के कंटेक्स्ट में बिल्कुल आपके लिए जो है प्रश्न फ्रेम हो सकते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप लिख सकते हो G20 के कंटेक्स्ट में। इंटरनेशनल रिलेशन में लिखना चाहो तो लिख लो इंडिया G20, क्योंकि इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये आर्टिकल है और कई सारे जो इंडियन प्रोस्पेक्टिव में पॉइंट्स हैं वो मेंशन्ड है। तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए जब भी आप आंसर लिखोगे तो हेल्पफुल रहेगा। इंडिया G20 एक तो ये है, या तो आप IR में लिख लो या फिर आप इकोनॉमी सेक्शन के अंदर नोट कर सकते हो। ठीक है, या फिर इकोनॉमी सेक्शन के अंदर आप नोट कर सकते हो। अब देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स चीज़ें हाईलाइट की। देखो इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं ना, क्योंकि देखो हम लोग इसके प्रेसिडेंट रहे हैं तो इस वजह से क्या ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब आप इसको पूरा भूलने लग जाओगे ना तभी UPSC इसमें प्रश्न बना देगी अच्छा खासा। 15 नंबर का प्रश्न बन सकता है और प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि इसमें अप्रोच क्या है, इंडिया की अप्रोच क्या है, तो उसमें कुछ 3-4 शब्द मेंशन है तो हमको पता होना चाहिए। तो इसको एक एक करके जो है डिस्कस करते हैं। तो देखो पहली लाइन आप याद रखो कि इंडिया ने फोकस किया ह्यूमन सेंट्रिक प्रोग्रेस में। ये लाइन आप यूज़ कर सकते हो, बहुत जगह यूज़ कर सकते हो कि इंडिया ने GDP सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक फोकस किया। GDP सेंट्रिक मतलब आप किस तरीके से ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो जिसकी मनी वैल्यू बढ़ती जाए, मतलब आप मनी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, इसी पे फोकस्ड है। ह्यूमन सेंट्रिक बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे। आप ह्यूमन क्या आर्थिक विकास भी है, सामाजिक विकास भी है, वो भी आप ध्यान रखोगे। और जो ह्यूमन है उसको कैसे मतलब बहुत सारी चीज़ों से बचाया जा सके, प्लस जो मॉडल हो डेवलपमेंट का वो सस्टेनेबल हो सके, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोलॉजी का कंजर्वेशन, ये सब चीज़ें जो है फोकस करना। तो GDP सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक की तरफ मूव करना। इसके अलावा जो मेजर अप्रोचेज हैं G20 की है, एक तो इंक्लूसिव होना, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड और डिसाइसिव। तो ये क्या है, इनकी जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है इसमें भी ये चीज़ें हाईलाइट की गई। मतलब न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है, G20 में जो डॉक्यूमेंट फाइनल आया है उसे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बोलता है। तो इंडिया ने देखो इंक्लूसिव, आगे डिस्कस करेंगे इंक्लूसिव के बारे में, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड एंड डिसाइसिव, ये 4 मेजर अप्रोच है जो कि इंडिया ने फोकस किया है। इंक्लूसिवनेस, सभी को इंक्लूड करना, उसके बाद एम्बिशियस, अपने जो एम्बिशन है उसको इस्टेब्लिश करना, का एक्शन ओरिएंटेड, जो भी चीज़ का है उसको कार्य करके जो है अचीव करना, और प्रॉपर डिसाइसिवनेस होना कि जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको पाया जा सके। अब देखो इंक्लूसिविटी की अगर बात करें, जब इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं तो हमने अफ्रीकन यूनियन की एंट्री करा दी। जैसे पहले यूरोपियन यूनियन था, हमने अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड जो है वो किया। फिर हमने जो ग्लोबल साउथ मतलब जो डेवलपिंग देश है उनके लिए स्पेशल समिट भी रखी थी, जिससे कि जो ग्लोबल साउथ का जो एजेंडा है, क्योंकि देखो जो डेवलपिंग देश है उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपने चैलेंजेस है, उसको आप डेवलप कंट्रीज से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो क्योंकि वो सेम गरीबी है या बहुत सारी वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो डेवलपिंग देश है वो फेस करते हैं। तो इंडिया ने समिट रखी थी, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो ये भी क्या है, इंक्लूसिवनेस को ही हाईलाइट करता है। फिर न्यू डॉन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म शब्द का मतलब है अलग अलग देश जो है वो साथ आ रहे हैं। जैसे हमारे कई सारी संस्थाएं हैं, SCO ले लो, सार्क ले लो, यूनाइटेड नेशन ले लो, कोई भी संस्था आप ले लो, तो वो क्या मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जरूरी क्या है कि बहुत सारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, कई प्रकार के जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उन कॉमन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें क्या है, कॉमन अप्रोच की ज़रूरत है। और आप कॉमन अप्रोच जब लेकर जाओगे तो वहाँ कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, और कोलैबोरेशन जब चाहिए तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, मल्टीलैटरलिज्म की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आप कई जगह पे कोट जो है वो कर सकते हो। फिर इंडिया ने
जन भागीदारी, पीपल पार्टिसिपेशन पे फोकस किया। G20 रीच्ड 1.4 बिलियन जो लोग हैं हमारे सिटीजन्स हैं उन तक हमने रीच किया। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ हम ऊपरी ऊपरी जो लीडर्स हैं उनकी ही मीटिंग चल रही है, लोगों की भागीदारी भी हमने जो है वो इंक्रीज किया है। इंडिया ने डिलीवर किया G20 2023 एक्शन प्लान, जिसके माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैसे अचीव किया जा सके। क्रॉस कटिंग एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है, इश्यूज जो इंटरकनेक्टेड है, हेल्थ है, एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ऐसे बहुत सारे जो आपके अलग अलग जो आप कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमने प्रयास किया। और देखो, क्योंकि देखो आपके पास टोटल 17 गोल्स हैं अलग अलग फील्ड से रिलेटेड। अगर पर्सन एजुकेटेड है तो गरीबी से भी हट सकता है, उसका हेल्थ भी इंप्रूव हो सकता है, तो गोल्स आपस में कनेक्टेड है। तो गोल्स, क्रॉस कटिंग, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच और बहुत सारे इंटरकनेक्टेड जो इश्यूज हैं उनको ध्यान में रखते हुए कैसे अचीव किया जा सके। हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, इन सब एरियाज पे इंडिया ने फोकस किया है। और ये चीज़ें जो इंडिया का जॉइंट स्टेटमेंट है भी, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें भी ये चीज़ सारी चीज़ें आपकी रिफ्लेक्टेड है। इंडिया ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, जैसे मान लो आधार है, यूपीआई है, डिजी लॉकर है, ये सब क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डीपीआई जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर को सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है डिजिटल इनोवेशन विश्व में इंक्लूसिविटी को भी इंश्योर करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। मतलब ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से देश आपस में टेक्नोलॉजी लेवल पे कोलैबोरेट कर सकते हैं। हमारे द्वारा जो ये एक्सपीरियंस है ऑफ यूजिंग डीपीआई या डिजिटल जो आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम शेयर कर सकते हैं, और डेवलप्ड देश, दूसरे जो देश हैं वो हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल और एडवांसमेंट में फैसिलिटेट कर सकते हैं। प्लस दूसरे देशों में भी इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंक्लूसिवनेस लेकर आया जा सकता है, विकास किया जा सकता है, विकास का बेनिफिट सबको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये है, जैसे हमारे यहाँ पे आधार है, यूपीआई है, ये सारी चीज़ें। अब जैसे आज के देश में अगर आप 2 रुपये के गोलगप्पे भी खाओगे ना, 2 रुपये का तो नहीं मिलता है, एक प्लेट 20 रुपये की मिलती है, तो आप लोग के यहाँ कितने की मिलती है? तो यहाँ पे देखो, तो उसमें भी छोटे छोटे पैसे भी लोग अब कैश, यंग जनरेशन तो रखती नहीं, हम ही लोग नहीं रखते हैं। वॉलेट तो पता नहीं कहाँ रखा रहता है, ठीक है, वो तो एकदम ऐसे ही पड़ा रहता है, उसका अपना कभी मौका मिला तो उसको उठाने का मौका मिलता है, अदरवाइज़ तो जो है वॉलेट इधर उधर पड़ा ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना ये है कि धीरे धीरे जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल बढ़ेगा, डिजिटाइजेशन होगा, इसके अपने कई सारे बेनिफिट है। फिर इंडिया ने वन अर्थ पर फोकस किया है। वन अर्थ की बात अगर की गई है तो वन अर्थ में जहाँ पे ख़ास तौर से जैसे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट या ग्रीन डेवलपमेंट है, इस पर फोकस आपका जो है किया गया है। फिर ये भी कहा गया है कि जैसे मान लो हम अपने प्लैनेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम जो भी विकास अपना डेवलप करते हैं या विकास का जो हमारा मॉडल हो प्लैनेट फ्रेंडली होना चाहिए, ये भी है। एम्प्लॉयमेंट और इकोसिस्टम एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ में इतना बिजी हो जाएं, जितना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, लेकिन इससे इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हो। मतलब हम सस्टेनेबल मॉडल की तरफ जाना चाहते हैं और प्लैनेट फ्रेंडली ग्रोथ की तरफ हम जाना चाहते हैं। तो इंडिया का वन अर्थ जो अप्रोच जो कि G20 के थीम में भी था, तो ये चीज़ भी आप कह सकते हो कि ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर G20 डिक्लेरेशन के अंदर ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसको ट्रिपल करने की बात की गई है। ये चीज़ हमें हेल्प भी करेगी काफ़ी, जो प्लैनेट फ्रेंडली जो अप्रोच है उसको अचीव करने के लिए। फिर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन करना, जिसमें जो आप कह सकते हैं कि जो बायोफ्यूल है उनका इस्तेमाल किस तरीके से और अधिक कर सकते हैं, तो इस अलायंस को भी इस्टेब्लिश किया गया है। हाइड्रोजन का किस तरीके से इस्तेमाल किया, जो खासतौर से ग्रीन हाइड्रोजन के यूज़ को इंक्रीज़ करना। तो ये जो एनर्जी ट्रांजिशन है जहाँ पे नॉन रिन्यूएबल से हम रिन्यूएबल की तरफ जाना चाहते हैं, इस पर इंडिया ने फोकस किया है। हम ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें, हम बायोफ्यूल का इस्तेमाल करें, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को इंडिया ने हाईलाइट किया है। तो जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल के ऊपर, जो डिपेंडेंसी है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर, वो रिड्यूस हो और हम ट्रांजिट करें टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी। फिर अपनी लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी ये चीज़ें हाईलाइट की गई थी। लाइफ जिसे हम कहते हैं, लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पर भी फोकस आपका जो है वो किया गया है। क्लाइमेट जस्टिस, इक्विटी, ये सब देखो, ये अपने वोकैब में रख लेना। जब आप आंसर लिखोगे ना तो ये सब वोकैब में आपके जो है होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट जस्टिस मतलब जो बर्डन है क्लाइमेट चेंज का वो सभी शेयर करें। ये है, ऐसा ना हो कि डेवलपिंग देश ही सारा बर्डन फेस कर रहे हैं और डेवलप्ड देश जो है उसके बेनिफिट और वो सारे जितने भी उसके बेनिफिट मजे सारे जो है डेवलप्ड देश लेते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लाइमेट जस्टिस मेंटेन करना ये बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो इंडिया ने ये प्रयास भी किया और इसमें ये कहा गया कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है, ये जो फाइनेंसिंग है उसको इंक्रीज किया गया फ्रॉम बिलियन टू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। ऑल्दो ये लोग पैसा देते कम है, ये अलग बात है। फिर G20 ने एक्नॉलेज किया डेवलपिंग कंट्रीज़ को लगभग 5.9 ट्रिलियन की इतना पैसे की ज़रूरत है, तभी वो जो अपने द्वारा सेट टारगेट्स हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या उसको उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए, जो उन्हें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और जो भी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए लगभग $5.9 ट्रिलियन की ज़रूरत आपका पड़ेगी। ये भी आपका किया गया। इसके बाद G20 ने एम्फसाइज़ किया कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को इफेक्टिव बनाना, ये भी देखना डेवलपिंग जो नीड्स हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो नीड्स हैं उनको पूरा करना। यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म की भी इंडिया ने बात की है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की भी इंडिया ने इसके माध्यम से बातचीत रखी है। जेंडर इक्वालिटी पे इंडिया ने फोकस किया है, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल हमने पास किया है, तो ये भी है। तो यहाँ पे क्या है, जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है उस पर भी इंडिया ने फोकस किया। तो देखो ये सब पॉइंट्स देखो, पूरा का पूरा जो G20 में इंडिया का अप्रोच है, सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन्ड है। अगर कोई भी प्रश्न मेंस में आता है तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो अगर ये सारा कंटेंट अच्छे से फॉलो करो। फिर टेररिज्म पे तो इंडिया ने देखो रेस किया ही है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टेररिज्म के खिलाफ रखा है, और इसी वजह से इजराइल में जो अटैक हमस के द्वारा हुआ था इंडिया ने उसको क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन इंडिया ने हमेशा 2 स्टेट सॉल्यूशन को फॉलो किया है। इंडिया ने पैलेस्तीन की कॉज को भी रिस्पेक्ट किया है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी। तो इसमें थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि इंडिया ने अपना जो 2 स्टेट पॉलिसी है उसको इंडिया ने मतलब नहीं माना है, ऐसा कुछ तो ठीक है। तो इंडिया ने 2 स्टेट पॉलिसी जो है उस चीज़ को भी, जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है उसको इंडिया ने माना है, और साथ में जो टेररिस्ट अटैक है उसको भी क्रिटिसाइज इंडिया ने किया है, ये ध्यान में रखना। अच्छा देखो, आप लोग कई लोग मुझे मैसेज करते हैं। पहली चीज़ तो देखो, सेशन अगर आप देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें। कब सेशन अटेंड करते हैं वो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। कई बार आप लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर स्ट्रेस बहुत हो रहा है। देखो स्ट्रेस एक चीज़ हमेशा मन के अंदर बना के रखना, कभी भी हार्ड वर्क से जो है ना, मतलब अगर आप हार्ड वर्क करते हो ना, हार्ड वर्क से कभी स्ट्रेस नहीं आता है। स्ट्रेस आता है जब जो चीज़ आपको करना चाहिए ना वो आप नहीं करते हो। जो चीज़ आपको लगता है यार ये मैं अचीव कर सकता हूँ, ये मुझे करना चाहिए, तो आप नहीं करते हो, उस पर प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हो। आपको लगता है यार, जैसे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, मान लो एक छोटा एग्जांपल लो, मैं आपको बोलूँ कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट कंप्लीट कर लेनी चाहिए, या आपको आंसर राइटिंग रेगुलर करना चाहिए, या एडवांस करंट अफेयर्स का जो प्रीलिम्स टेस्ट 7 है उसको करना चाहिए, तो आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे, ठीक है बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो ये जो है, जो चीज़ आप कर सकते हो उन चीज़ों को जब आप नहीं करते हो तो धीरे धीरे जब समय आएगा तो वही आपका स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि करना तो है ही। तो कभी भी हार्ड वर्क से स्ट्रेस नहीं आता है। जो चीज़ करना चाहिए उसको जब आप बहुत डिले करते रहते हो, उसके बाद आपको फिर फाइनली, क्योंकि जो टारगेट मीट होते नहीं है, आपके आसपास के लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर वहाँ पे स्ट्रेस पॉसिबिलिटी बनी जाती है। तो ये चीज़ हमेशा से याद रखो, जिस चीज़ को जब ख़त्म करना है, जिस चीज़ को जब करना है उसको उसी समय करो, तो कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, ये एग्रीकल्चर का टॉपिक आप नोट कर लो, दैट इज़ ड्रोन्स का जो एप्लीकेशन है। ड्रोन का जो एप्लीकेशन है कहाँ पे, एग्रीकल्चर के ऊपर है, तो उस पर कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्शन में ड्रोन्स का एप्लीकेशन मेंशन किया है। तो अभी सेंटर ने 1500 जो प्रोग्रेसिव वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको ये ड्रोन देने की बात की है। अब ये ड्रोन्स को मतलब किराए में दिया जा सकता है, फार्मर्स इनका इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो हमें ये जानना है, जैसे मान लो ये ड्रोन है, तो जैसे मान लो ये बड़ा सा खेत है, अब इस खेत में दूसरे जो लेबर्स हैं वो काम करते हैं, और जो लेबर्स हैं वो काम करते हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर लेबर्स हैं वो वर्क करते हैं, कई प्रकार के डेंजर्स होते हैं। मतलब मान लो यूरिया ही डाल रहे हैं तो उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट उनके हेल्थ पे भी पड़ता है। फिर वो ज़्यादा डाल दें तो सॉइल की फर्टिलिटी भी अफेक्ट होती है। तो ड्रोन से आप इस टाइप से स्प्रेइंग कर सकते हो। फिर इसके बाद देखो ड्रोन का कई पर्पज़ है,
जैसे हार्वेस्टिंग, कटाई की जा सकती है, स्प्रेइंग की जा सकती है, सेंस करना, ठीक है, मैपिंग करना, ये सब आपका क्या है, ये एग्रीकल्चर ड्रोन्स के माध्यम से आपका किया जा सकता है। तो यहाँ पे लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट भी किया जा सकता है, क्रॉप को मॉनिटर भी किया जा सकता है, सॉइल का एनालिसिस भी कर सकता है, स्प्रेइंग इन क्रॉप्स, इरिगेशन शेड्यूलिंग, मतलब कब सिंचाई करनी है उसे इरिगेशन शेड्यूलिंग बोलते हैं, प्लांट के हेल्थ को मॉनिटर किया जा सकता है, और जो अनवांटेड प्लांट्स है, वीड है, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जियो फेंसिंग जो इनके चारों तरफ है, ड्रोन का के माध्यम से पॉलिनेशन भी किया जा सकता है, एंड जो क्रॉप्स और ट्रीज को प्लांटिंग करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। देखो ये सारे एप्लीकेशंस मेंशन्ड है। तो डायरेक्ट प्रश्न है, आप लिख सकते हो। आज का मेंस का भी प्रश्न मैंने बहुत ही डायरेक्ट दिया है, बहुत ही डायरेक्ट दिया है, ठीक है, ये देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीलंका रीचेस डील विथ इंडिया और पेरिस क्लब ऑन डेट प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए एक टॉपिक बन जाता है, वो पेरिस क्लब है, ठीक है, ये एक टॉपिक फ्रेम होता है, वो डिस्कस करेंगे, वो इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो हम अलग से करेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक ये IR के अंदर है, तो इंडिया एंड श्रीलंका आप लिख लो, इंडिया एंड श्रीलंका एंड पेरिस क्लब। तो IR के अंदर इसको नोट करना, ठीक है, IR के अंदर इसको नोट आप लोग कर लेना। तो श्रीलंका हैज़ रीच्ड एन एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल विथ इंडिया एंड पेरिस क्लब ग्रुप, तो जिसमें जापान भी है, ऑन डेट ट्रीटमेंट प्लांट। देखो सिंपल सी बात क्या है, ये जो देश हैं, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इसको चाइना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। मतलब चाइना कहेगा यार इस प्रोजेक्ट को चलो हम पैसा दे देते हैं, अब वो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल नहीं होता है और डेट ट्रैप में फंसा लेता है ना। जैसे पुराने टाइम पे साहूकार होते थे कि ठीक है पैसे दे दिए खेत के लिए, और वो पैसे दिए 100 रुपये और ब्याज जो है 1000 रुपये ले लेते थे, लोग नहीं दे पाते थे तो उनको लेबर के रूप में रख लेते थे। तो यहाँ पे ये चाइना क्या कर रहा है, डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी, हमन टोटा पोट कैसे लिया, पहले पैसे दिया, प्रोजेक्ट बना, फिर उससे रिटर्न हुआ नहीं, मतलब रिटर्न इतना आया नहीं, तो श्रीलंका के साथ उसने 99 ईयर्स की लीज साइन कर ली, हमन टोटा पोर्ट में उसका बढ़िया तरीके से कंट्रोल है, इंडिया के पास में ही है, क्लोज ही है। तो ऐसे जो देश होते हैं ना, बहुत अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, ये इनकी खुद की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो ये क्या है, बस छोटे छोटे रास्ते देखते हैं, बड़े बड़े देशों के साथ थोड़ा सा अपना बना के रखते हैं, और जहाँ से भी कुछ पैसे निकाल सके वो निकालते हैं। तो ऐसे में ये उधारी के ट्रैप में फंस जाते हैं। श्रीलंका की स्थिति भी कुछ इस तरीके से, बट इसमें क्या है, ये पूरे तरीके से ना फंसे ऐसा हमको देखना है, क्योंकि हमारे तो नेबरिंग देश है ना, चाइना तो इसको पूरा इसका मतलब इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे ये है कि कैसे आप अपने उधारी को मैनेज कर सके। तो इसमें पेरिस क्लब इन्वॉल्व हुआ और इंडिया भी इन्वॉल्व हुआ है। तो ये एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। तो पेरिस क्लब क्या है, पेरिस क्लब एक ग्रुप है, मोस्टली वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो कि 1956 फ्रॉम 1956 मीटिंग, जिसमें अर्जेंटीना ने एग्री किया था इट्स पब्लिक क्रेडिटर इन पेरिस, एंड यहाँ पे क्या ऑफिशियल क्रेडिटर मीट्स टू सॉल्व पेमेंट डिफिकल्टीज फेस्ड बाय डेटर कंट्रीज। तो देखो इसमें क्या है, पेरिस क्लब क्या है, एक प्रकार का जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न क्रेडिटर मतलब जो पैसा देते हैं, उनकी ग्रुपिंग है, और ये मदद करते हैं उन देशों की जो डेटर कंट्री, मतलब जो उधारी में फंसे हुए हैं, तो किस तरीके से उसको हैंडल किया जा सके, वो सब कुछ पेरिस क्लब के माध्यम से किया जाता है। तो ये एक प्रकार का इनफॉर्मल ग्रुप है ना। और यहाँ पे कैसे जो भी पेमेंट डिफ़िकल्टीज़ उसको कैसे मीट किया जा सकता है, मतलब जो जिसने उधारी ले रखा है वो देश कैसे वो पेमेंट डिफ़िकल्टीज़ को मीट कर सकता है, मतलब पेमेंट डिफ़िकल्टीज़ को कैसे ओवरकम कर सकता है। तो इस सब में जो है मदद की जाती है। तो इसके प्रिंसिपल्स हैं सॉलिडारिटी, कंसेंसस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, केस बाय केस, कंडीशनैलिटी, मतलब इस प्रकार के कुछ इसके आपके प्रिंसिपल्स हैं जो है इसमें फॉलो किए जाते हैं। तो 1956 में पहली बार जो है नेगोशिएशन अर्जेंटीना और एंड इट्स पब्लिक क्रेडिटर टुक प्लेस इन पेरिस। तो यहाँ पे अर्जेंटीना और एक क्रेडिटर है, उनके बीच बातचीत हुई थी 1956 के अंदर। इसमें कई लोग होते हैं, चेयरपर्सन एंड ऑल, इसमें कई टर्म्स भी यूज़ आपके होते हैं, ठीक है। तो ये PDF में आपसे शेयर कर दूंगा, आप लोग गो थ्रू हो जाना। तो यहाँ पे जैसे मान लो क्लासिक टर्म है, तो स्टैंडर्ड टर्म्स अवेलेबल टू एनी कंट्री एलिजिबल टू पेरिस क्लब रिलीफ। तो मतलब जनरली जो भी पेरिस क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं या पेरिस क्लब के बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये टर्म यूज़ होता है, क्लासिक टर्म्स है, एंड ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स इसमें यूज़ होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुड डेट स्टार क्रैश विद द लाइट ऑफ 5 मिलियन सन्स। अब इसमें हमारे लिए एक टॉपिक आता है, साइंस का टॉपिक है, ये साइंस वाले पार्ट में ये टॉपिक आपका आया था, ठीक है। तो साइंस का अंदर हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, बट इसको आज मैं समझा देता हूँ और अच्छे से आप देख लो। पहले भी कई बार हमने डिस्कशन इस पर कर रखा है। देखो इसमें आप ये समझना कि देखो ये क्या है, ये देखना, ये क्या मैग्नेटार है। अब ध्यान समझना, मैग्नेटार है, यहाँ से इसको देख लो, ये मैग्नेटार है। मैग्नेटार क्या होता है, ये न्यूट्रॉन स्टार है, दिस इज़ अ न्यूट्रॉन स्टार।
न्यूट्रॉन ऐसा न्यूट्रॉन स्टार जिसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या है, ये जो मैग्नेटार है ये फ्लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मतलब कई सारे चार्ज पार्टिकल्स रिलीज करता है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये क्या है, मतलब ये ओल्ड जो फ्लेयर्स हैं उनसे टकराते हैं, और ये जो चार्ज पार्टिकल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जैसे नए हैं ये पुराने हैं, दोनों का इंटरेक्शन हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे जनरेट एनर्जेटिक रेडियो वेव्स। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे जनरेट अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ऑल्सो, और जो है ना, और दे ऑल्सो जनरेट अ रेडियो वेव्स। तो ये जो रेडियो वेव्स जनरेट भी होती हैं कुछ समय के लिए ही होती हैं, कुछ सेकेंड्स और उन सब के लिए ही होती हैं। तो ये जो कुछ समय के लिए जनरेट होती हैं इन्हीं के लिए हम जो है ये टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ फास्ट रेडियो बर्स्ट शब्द हम यूज़ करते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटार से चार्ज पार्टिकल्स रिलीज हुए, नए और पुराने दोनों जब मिलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड से ही माध्यम से जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके इंटरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से आपके एनर्जेटिक रेडियो वेव्स जनरेट होती हैं कुछ समय के लिए। इन्हीं को हम FRBs जो है हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, शॉक वेव्स जनरेट होती है, ये रेडियो वेव्स जनरेट हो रही है, इसी को हम FRBs बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ईजी है समझने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पे देखो ये COP28 पे कुछ आप अलग से हेडिंग दे लेना, अभी होना ही है COP28, तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स आएंगे, तो जब आर्टिकल्स आएंगे तब डिस्कस करेंगे। बट इसमें देखो इसमें बता दिया कि 6 मेजर इश्यूज़ हैं, तो वो इश्यूज़ काम क्या आएंगे आपको, मतलब काम का रहेगा COP28 का। कमेंट सेक्शन बताओ कि COP27 कहाँ हुआ था और COP26 कहाँ हुआ था, दोनों का बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसको आप एनवायरनमेंट सेक्शन के अंदर नोट कर लेना इस चीज़ को। लेट्स डिस्कस इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। 6 टॉपिक्स हैं, देखो इतने सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं, प्लस मॉर्निंग में 5 AM सीरीज में 8 टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो टोटल कितने सारे टॉपिक्स हैं। अभी मैं आपको कह रहा हूँ आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ जो सिविल सर्विस से रिलेटेड है, या तो उसमें मोटिवेशनल टॉक्स चल रही होंगी, या स्ट्रैटेजी के वीडियोज़ चल रहे होंगे, ठीक है, या ज्ञान की बातें चल रही होंगी, या कोई ऐसा पॉडकास्ट टाइप कुछ कर रहा होगा कोई, ठीक है, बस यही चल रहा होगा। कंटेंट कंपैरिजन करना, या अगर कोई उस टाइप के वीडियोस होते हैं ना जो है ना कि कुछ भी जो एंटरटेनमेंट टाइप वीडियोस होते हैं वो चल रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट पे फोकस रहता है। तो ये आप क्योंकि तो मैंने हमेशा इस चीज़ पे फोकस किया कि आपकी जो लॉयलिटी होनी चाहिए वो कंटेंट के प्रति होना चाहिए, और आपको कभी भी डाउट इस चीज़ को तो आप अपना एक कंटेंट एक हफ्ता इस चैनल के माध्यम से प्रिपेयर करें, और जिसको आप मानते हो उनसे आप कंपेयर कर लें, या कोई मैगजीन अगर आपको लगता हो यार ये बहुत अच्छी है तो आप 1 महीना फॉलो करें, और उसके बाद कंटेंट अपना कंपेयर कर लें, आप देखेंगे आप बेटर पोजीशन में, और क्वेश्चंस की जो पूछने की पॉसिबिलिटी हमारे कंटेंट से है वो बहुत हाई लेवल की है, वो ज़्यादा रहती है। मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है, खाली अभी GS पेपर 1 का ही डाला था, तो आप देख लो वो पड़ा हुआ है जाके, उसमें भी आपको आइडिया लग जाएगा। और जो मुझसे पहले से जुड़े हैं दे आर अवेयर अबाउट इट ऑल्सो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं 6 टॉपिक्स एक्सपेक्टेड जो कि इस मतलब पूरा जो है डिस्कशन में आएगा। पहला तो ग्लोबल स्टॉक टेक है, इसके तहत क्या है, पीरियोडिक रिव्यू बाय द कंट्री टू कंटेन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो मतलब जैसे ग्लोबल स्टॉक टेक है, इस पर बातचीत होगी कि कौन से देश कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहा है, टारगेट्स मीट कर रहा है कि नहीं, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रहा है कि नहीं, मतलब रिन्यूएबल की तरफ जा रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद COP28 प्रेसिडेंसी एंड UN फूड सिस्टम कोऑर्डिनेशन हब, इन्होंने नई पार्टनरशिप हाईलाइट की है जिसमें टू एलिवेट द रोल ऑफ फूड सिस्टम इन अचीविंग टारगेट सेट इन द पेरिस एग्रीमेंट। फूड सिस्टम देखो, फूड सिक्योरिटी भी एक बड़ा चैलेंज बनेगा, और उस चीज़ को उस पर भी डिस्कशन आपका होगा। उसके बाद लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट करने की बात की गई थी, ये फंड आपका COP27 के अंदर सामने रखा भी गया था। अब 28 में और चीज़ें जो रूल्स रेगुलेशंस और सारी चीज़ें आएंगी। लॉस एंड डैमेज फंड का मतलब हुआ है कि क्या होता है, एक होता है एडाप्टेशन, एक होता है मिटिगेशन। लॉस एंड डैमेज का मतलब हुआ कि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी लॉस हो चुका है, या फिक्स है कि यार ये चीज़ तो जानी ही है, तो वो वो जो लॉस और डैमेज है उसको उसके लिए सर्टेन कंपनसेशन प्रोवाइड करना।
तो उसे हम वो जो कंपनसेशन उसको लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। फिर इसके बाद क्लाइमेट फाइनेंस पर बातचीत होना, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्लीनर एनर्जी की तरफ कैसे मूव किया जाए, इस पर बातचीत आपका होना। उसके बाद फॉसिल फ्यूल को फेस आउट करना, मतलब धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना। फिर ये भी है कि रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी इंक्रीज करना, फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करना। तो ये सब 6 मेजर एरियाज हैं जो कि फोकस आपके किए गए हैं। क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर, 10 नंबर का प्रश्न है। ये नंबर है, इस नंबर को में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप आप जरूर से डाउनलोड करें। CSAT की क्लास चल रही है यूट्यूब चैनल के अंदर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसको भी मिस नहीं करना है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल अभी भी आपके पास मौका है, आप जरूर से करें। और ये चल ही रहा है तो आप रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस दोनों एक्सेस कर सकते हैं। अभी आप जैसे मान लो ज्वाइन करते हो तो रिकॉर्डेड क्लासेस फटाफट देख लोगे तो एकदम अपना विदिन 1 मंथ के अंदर आपका पूरा कमांड अपने ऑप्शनल पे हो जाएगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर चल ही रहा है, जरूर से गो थ्रू हो। और टेस्ट 3 टेस्ट 4 का PDF मैंने डाल दिया है, एडवांस करंट अफेयर का। इसमें टेस्ट जो 7th है वो इस संडे को होगा। 5 AM सीरीज़ का PDF भी मैंने इसमें डाल रखा है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं, इथिक्स इन गवर्नेंस, रिपोर्ट ऑफ टेररिज्म, सोशल कैपिटल, रिपोर्ट ऑन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी पूरा पढ़ा हुआ है, सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। इसको करने में 2-3 दिन लगेंगे, बढ़िया तरीके से कर लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। सब कुछ आपको सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर आएगा। NCERT पर भी कोर्स जल्द आने वाला है। उसके बाद सौरभ पांडे UPSC यूट्यूब ये टेलीग्राम चैनल पे आपको इस सेशन का PDF मिल जाएगा। www.saurabpandeyupsc.com जो वेबसाइट है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं और भी इन्फॉर्मेशन के लिए। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।